अरे बता कहाँ है तेरा आदमी? पिछले 1 हफ्ते से बार बार उससे पैसे मांग रहा हूँ। पागल समझा क्या मुझे? भैया वो बाजार गए हैं ठेले का सामान लेने। चल फिर उसे बाजार में ही ढूंढता हूँ। मिल जाए मुझे तो ऐसी खबर लूंगा कि याद रखेगा। कोई फायदा नहीं गब्बर भाई। चंदन ने सुरेश को सुबह 5 बजे एक बस में बैठते देखा था। शायद सूरत की बस थी। लगता है दिल्ली छोड़कर भाग गया बेईमान। कोई नहीं, उस भगोड़े को भागने दो। अब उसकी जगह ये हमारा कर्जा चुकाएगी। एक काम करो, इसका जो भी सामान है सब उठा कर ले चलो। कुछ तो कर्जा उतरेगा। उठाओ ये लेमन सोडा का ठेला भी। मालिक ऐसा न करो, मुझ बदकिस्मत को थोड़ा समय दो। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी मालिक, मुझ गरीब पर रहम करो। सरला का पति सुरेश लेमन सोडा का ठेला चलाता था। आज सुबह ही वो शहर छोड़कर भाग गया। सरला जानती थी कि सुरेश किसी औरत से प्यार करता है और शायद उसी के साथ वो सब कुछ छोड़कर भाग गया है। अचानक से सरला की जिंदगी बदल गई। बेचारी गरीब औरत एक छोटी बच्ची के साथ कैसे रहेगी, क्या करेगी, क्या कमाएगी खाएगी, ऊपर से गब्बर का कर्जा भी उतारना है। यही सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी। तभी उसकी नजर लेमन सोडा के ठेले पर जाती है जो सुरेश चलाता था। उस पर सामान तो था ही नहीं। सरला की नजर अपनी चांदी की पायल पर जाती है। माँ कहाँ जा रही हो? पूजा बिटिया बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सरला सुरेश को अक्सर लेमन सोडा बनाते देखती थी। वो बाजार जाती है। 900 रुपए उसे पायल के एक सुनार से मिल जाते हैं। बाकी वो पड़ोस में रहने वाली मालती से 1000 रुपए उधार लेती है और सारा सामान लेकर घर आ जाती है। अगले दिन से ही सरला लेमन सोडा का ठेला लगाने लगती है। पूजा भी अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगी। सरला पूरा दिन ठेले पर लेमन सोडा बनाकर बेचती और जो पैसे कमाती उन्हें जोड़कर एक तरफ रख देती ताकि वो गब्बर का कर्जा दे सके। अभी उसे पड़ोस की मालती के भी 1000 रुपए देने थे। इसी सोच में एक दिन सरला बाजार से घर का कुछ सामान लेकर लौट रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया और सामने आती गाड़ी से सरला को ठोकर लग गई, जिस कारण सरला के माथे पर बहुत चोट आई। सरला के ऊपर पहले ही मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ था, अब एक और मुसीबत आ गई। तबीयत खराब की वजह से जो उसने काम शुरू किया था वो भी नहीं कर सकती थी। माथे पर चोट लगने के कारण सरला को तेज बुखार हो गया। सरला, मैंने तुझसे अपने पैसे कब मांगे? मैंने तुझे एक बार भी कहा नहीं ना? और उस गब्बर से कुछ दिन की मोहलत और मांग ले। बोल देना कहीं भागी नहीं जा रही है तू, कुछ दिन आराम कर ले। नहीं मालती, मुझे पता है गब्बर बहुत गुस्से वाले स्वभाव का है, उससे सब डरते हैं। अगले का कर्जा दे दूं बस, फिर मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर लाई थी, खा ले। और कोई काम हो तो पूजा के हाथ बुला लियो, मैं आ जाऊंगी। मालती भी पूरे सूरे पैसों वाली थी। उसके पास भी कोई काम नहीं था। उसका आदमी किराए का ऑटो रिक्शा चलाता था। मालती स्वभाव की अच्छी थी, इसलिए उसने सरला से अपने पैसे नहीं मांगे। पर सरला को सबसे ज्यादा चिंता गब्बर की थी। गब्बर के उसने 30,000 रुपए देने थे। क्या करूं? काम पर जाना भी बहुत जरूरी है। 2 दिन बाद गब्बर अपने पैसे लेने आ जाएगा। अरे पूजा, तू कहाँ जा रही है बिटिया? माँ, मैं लेमन सोडा बेचने जा रही हूँ। थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी तो पैसे जुड़ जाएंगे। मैं शाम तक आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। पर बिटिया, तू ठेला कैसे संभालेगी? तू अभी बहुत छोटी है। संभाल लूंगी माँ, मेरी चिंता मत करो, तुम आराम करो। मुझे लेमन सोडा बनाना आता है, मैं तुम्हें कई बार ठेले पर बनाते हुए देखती हूँ। सरला को पूजा की चिंता थी, पर पूजा अपनी माँ की फिक्र में काम पर निकल जाती है। लेमन सोडा ले लो, गर्मी में ठंडा ठंडा लेमन सोडा। दीदी, मुझे भी एक लेमन सोडा देना। अभी देती हूँ। पूजा बच्चों को लेमन सोडा बनाकर देने लगती है। तभी वो देखती है कि एक बुजुर्ग आदमी पैदल चलते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए थे। ये बूढ़े अंकल को क्या हो गया? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? सुनिए, कौन है? आंटी जी, अंकल बेहोश हो गए हैं। मैंने आपका फोन उठाया है। मेरे ठेले के पास अंकल बेहोश हो गए थे। पूजा की बात सुनकर वो औरत वहां पहुंचती है और पूजा की मदद से अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाती है। पूजा वापस अपने ठेले पर आ जाती है और काम करने लगती है। घर आकर पूजा सरला को आज की सारी बात बताती है। पूजा, ये तूने बहुत अच्छा किया, किसी की जान बच गई, ये बहुत अच्छी बात है। समय रहते उन बूढ़े बाबा को डॉक्टर के पास ले गए। पर पूजा बिटिया, तू रोजाना इतना भारी ठेला लेकर कैसे काम पर जाएगी? बच्ची, मुझे थोड़ा ठीक होने दे, फिर मैं चली जाऊंगी। माँ, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल रही हूँ। तुम पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर तुम काम कर ले। अगले दिन पूजा फिर से काम पर जाती है तो वो बूढ़े व्यक्ति को वहीं खड़ा देखती है। अरे बाबूजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बिटिया। अब इतनी प्यारी और समझदार बच्ची ने मेरी मदद की,
तो मुझे ठीक तो होना ही था। और फिर बूढ़ा शरीर है, तबीयत खराब तो लगी ही रहती है। पर मैं ये देख रहा हूँ, इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा काम संभाल रही है। जीती रहो बेटी, तुम बहुत समझदार हो। पर तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या तुम अकेले ही ये सब संभालती हो बिटिया? पूजा उन बूढ़े व्यक्ति को अपने बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति भी बहुत भावुक हो जाता है। तभी गब्बर पूजा के ठेले पर आ जाता है। कहाँ है तेरी वो माँ? वो तो कह रही थी कि मेरा कर्जा चुका देगी। घर गया तो घर पर ताला लगा हुआ था, मुझे लगा यहाँ ठेले पर होगी। अंकल, माँ दवाई लेने गई होगी। माँ की दवाई खत्म हो रही थी, वो पड़ोस वाली मालती आंटी के साथ गई होगी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनको चोट आई थी, इसलिए आजकल ठेले पर मैं ही काम कर रही हूँ। बस थोड़े दिन और रुक जाओ, अभी बस थोड़े से ही पैसे जुड़े हैं। ला फिर दे, जो भी पैसे तूने कमाए ला मुझे दे। एक मिनट भाई, ये क्या तरीका है छोटी बच्ची से बात करने का? जब वो कह रही है कि कुछ दिनों बाद तेरे पैसे दे देगी, तो तू जबरदस्ती क्यों कर रहा है? बुलाऊं पुलिस को? शायद तू जानता नहीं है, मेरा बेटा इस शहर का बड़ा वकील है, अभी तुझे अंदर करवा देगा। एक बच्ची के साथ इस तरह से जोर जबरदस्ती करने के लिए। अरे तो अपने पैसे नहीं लूंगा क्या? कर्जा लिया था इसके बाप ने मेरे से 30,000 रुपए, वो कौन देगा? तुम दोगे? तुम कौन लगते हो इसके? दादा लगते हो या नाना लगते हो? अरे तो तेरा कर्जा तुझे मिल जाएगा। पर किसी मजबूर इंसान से इस तरह पेश आते हैं क्या? तो रुक जरा, मैं तेरा हिसाब अभी करता हूँ, उसके बाद तू नजर मत आना यहाँ पर, इस बच्ची के आसपास भी। नंबर बोल अपना, तेरे अकाउंट में अभी पैसा भेजता हूँ। गब्बर अपना अकाउंट नंबर देता है और वो बूढ़ा व्यक्ति उसके अकाउंट में 30,000 रुपए भेज देता है। गब्बर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पूजा रो रही थी क्योंकि वो घबरा गई थी। तभी उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। जानकी, कैसे कैसे लोग हैं, जरा भी गरीबों पर रहम नहीं करते। बेचारी, इसकी क्या गलती है? इसका पिता गलत निकला तो मुझे बड़ा तरस आ रहा है जानकी इस छोटी बच्ची को देखकर। इस मासूम के लिए कुछ करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो जी, कितनी मासूम बच्ची है। चुप हो जा बेटी, रो मत। बाबूजी, आपने उन अंकल को पैसे देकर सचमुच माँ की बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। अंकल, आप घर चलो, मैं आपको माँ से मिलवाऊंगी। बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ पूजा के घर जाता है। सरला को जब पता चलता है कि गब्बर का सारा कर्जा उन्होंने दे दिया है, तो वो हाथ जोड़कर रोने लगती है। साहब, मालकिन, आप हम माँ बेटी के लिए भगवान का रूप बनकर आए हो। आप जैसे मददगार फरिश्ते इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं मेहनत करके आपको थोड़े थोड़े पैसे लौटा दूंगी साहब। नहीं सरला, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से अपना काम करो, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ और खूब काबिल बनाओ, ताकि ये बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, नौकरी करे, अच्छे पैसे कमाए। बस सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। एक काम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो तुम मुझसे आकर मिलना। सदर बाजार में मेरी एक दुकान है, तुम ठेले की जगह लेमन सोडा की दुकान खोल सकती हो। फिर तुम्हें इधर उधर घूमना भी नहीं पड़ेगा। बस अपनी दुकान पर आओ, पूरा दिन दुकान पर बैठो और शाम को ताला लगाकर घर आ जाओ। दुकान रहेगी तो तुम्हारी कमाई भी अच्छी होगी। पर एक शर्त पर मालिक, आपको मुझसे दुकान का किराया लेना होगा। पहले ही आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वो बहुत है मेरे लिए। और फिर कुछ समय बाद सरला जब ठीक हो जाती है तो वो सदर बाजार में लेमन सोडा की दुकान खोल लेती है। दुकान खोलने से उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगी थी। सरला ने पूजा को स्कूल में डाल दिया। अब पूजा स्कूल जाने लगी। सरला की छोटी सी जिंदगी उसकी बेटी का भविष्य बनाने में गुजरने लगी, और ये सब उन नेक दिल बूढ़े व्यक्ति और उनकी पत्नी के कारण हुआ था। सरला मालती के भी उधार के पैसे लौटा देती है, क्योंकि उसने भी बुरे वक्त में सरला की बहुत मदद की थी। सीता और गीता नाम की दो जुड़वा अनाथ बहनें अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सीता गीता के माता पिता नहीं थे, बचपन में ही वे दोनों गुजर गए थे। तब से सीता गीता अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी। पर उन बेचारी अनाथ बच्चियों की चाची चंचला बहुत ही बुरी थी। वो उन दोनों को बिल्कुल नौकरानियों की तरह ही रखती थी। कहाँ रह गई दोनों? कितनी देर की बाजार से सामान लेने गई हुई हो, अब आ रही हो? चाची, रास्ते में तेज बारिश हो गई थी, इसलिए देर हो गई। ये चीनी गीली कैसे हुई? जरूर बारिश में थैली भिगोई होगी। चाची, राशन वाले भैया ने जो चीनी की थैली दी थी ना, वो फटी हुई थी,
हमें पता नहीं चला, तभी चीनी में पानी चला गया। हमें माफ कर दो चाची। आज तुम दोनों की खैर नहीं, तुमने इतना नुकसान कर दिया। तुम्हारे माँ बाप हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए तुम्हें दुनिया में छोड़ गए, खुद तो ऊपर चले गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। चंचला, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेचारी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो। थोड़ा भगवान से तो डरो। अब तुम क्या चाहते हो? मैं मायके चली जाऊं? एक बार चली गई ना तो लौट कर नहीं आऊंगी, फिर ढूंढते रहना दूसरी। चंचला सीता गीता पर हमेशा ही हाथ उठाती रहती थी, जिस कारण वे दोनों बच्चियां रात के अंधेरे में सुबक सुबक कर रोती थी। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का विचार किया। गीता, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चाची बहुत मारती है। हाँ हाँ सीता, तू ठीक कह रही है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। सीता और गीता रात के अंधेरे में घर से निकल गई और चलते चलते एक पेड़ के पास रुक गई और उसी पेड़ के चबूतरे पर सो गई। अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा सड़क पर लोग गुजर रहे हैं। बहुत से ठेले वाले वहां पर खड़े हैं। सीता, बहुत भूख लगी है, चल हम कुछ खाते हैं। पर गीता, हमारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसों के हमें कोई भी खाने को कुछ नहीं देगा। एक बार पूछते हैं ना, शायद कोई दे दे। ठीक है, चला। भैया, आपके ठेले से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम दोनों के पास पैसे हैं? अरे देखो देखो, दोनों बहनें एक शक्ल की हैं, लगता है जुड़वा है। हाँ बिल्कुल, और लगता है दोनों अनाथ हैं। भैया, पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मुफ्त में तुम्हें क्या मिलेगा? पैसे लाओ तभी कुछ खाने को मिलेगा। ठेले वाला अभी दोनों को डांट ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति वहां आता है। भीमा, इन बच्चियों को एक एक पराठा बना कर दे, मैं पैसे दे दूंगा। शुक्रिया अंकल। तुम दोनों कौन हो बेटा? अंकल, मेरा नाम सीता है और ये मेरी छोटी बहन गीता। हमारी चाची हमें बहुत मारती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? हमारे माँ बापू नहीं है अंकल, हम बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अच्छा भीमा, तेरे पास अभी नूडल्स के कितने पैकेट बचे हैं? 20 पैकेट और दे जाओ। बच्चों आओ, तुम मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ, ऐसे अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। सीता और गीता उस व्यक्ति के साथ ऑटो में बैठ जाती हैं। उस व्यक्ति का नाम राजेश था। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर नूडल्स बनाने का काम करता था और नूडल्स के पैकेट बाजार में ठेले और रेस्टोरेंट वालों को सप्लाई करता था। सीता और गीता राजेश के साथ बातें कर रही थी, तभी राजेश के सीने में दर्द उठने लगा। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो? लगता है इनके दिल में दर्द उठा है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो चलो अंकल, जल्दी से इन अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। सीता गीता ऑटो वाले के साथ राजेश को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। ऑटो वाला राजेश को जानता था। वो राजेश की पत्नी को फोन करता है। वो भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। कुछ घंटों के बाद राजेश को होश आता है। राजेश को डॉक्टर हार्ट में दिक्कत बताते हैं। राजेश सीता और गीता को पत्नी से मिलवाता है। अब कैसा लग रहा है जी? मैं ठीक हूँ संध्या, चिंता मत करो, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। बाकी इन बच्चियों से मिलो, ये सीता गीता है। इधर आओ बेटा। ये दोनों बच्चियां तो देखने में बिल्कुल एक सी शक्ल की हैं। तुम दोनों जुड़वा हो? जी आंटी, मेरा नाम सीता है और ये गीता। अगले दिन डॉक्टर राजेश को छुट्टी दे देते हैं, पर पूरा आराम करने के लिए कहते हैं। राजेश को अपने काम की चिंता थी। वो परेशान था कि काम कैसे होगा। संध्या, माल बनाना, ले जाना, सब दुकानों पर डिलीवरी करना, ये सारे काम कैसे होंगे? सुनो, आपकी तबीयत पहले जरूरी है। पहले ठीक हो जाओ, तब तक हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। अंकल, आप चिंता मत करो, हम आंटी के साथ हैं, हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अंकल आप आराम करो, हम आंटी के साथ आपके नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। संध्या नूडल्स बनाती और संध्या सीता और गीता के साथ दुकानों और ठेलों पर नूडल्स के ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाने लगी। एक दिन सीता संध्या से बोली, आंटी, जब हम नूडल्स के पैकेट तैयार कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपना ही नूडल्स का एक स्टॉल खोलें। इससे कमाई ज्यादा होगी और हमारे खुद के बनाए हुए तरह तरह के नूडल्स बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं हम। ये आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। कह तो तुम ठीक रही हो राजेश, मैं सोच रही हूँ सीता और गीता ठीक कह रही हैं। हम खुद के नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं ना,
शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए। ठीक है संध्या, पर बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हें सुबह उठकर सारी तैयारी करनी पड़ेगी। स्टॉल पर सारा दिन खड़े होकर नूडल्स बेचने होंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? मुझे बस आपका साथ चाहिए, और फिर मेरे साथ सीता और गीता जैसी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो हैं। और फिर संध्या ने सीता और गीता के साथ मिलकर अपने ही बनाए नूडल्स को तैयार करके बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर ले लिया। सीता और गीता जुड़वा बहनें थीं। लोग जब उन दोनों को स्टॉल पर संध्या के साथ नूडल्स बनाते देखते तो आश्चर्यचकित होते, और वो स्पेशली उनके स्टॉल पर नूडल्स खाने जरूर आते। धीरे धीरे ग्राहक उनके स्टॉल पर बढ़ने लगे और संध्या के नूडल्स स्टॉल की अच्छी कमाई होने लगी। संध्या, सीता और गीता दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बनकर आई हैं। सचमुच तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत लकी हो। राजेश की तबीयत में सुधार आ जाता है। अब वो नूडल्स के पैकेट की सप्लाई के साथ साथ अपने स्टॉल पर भी नूडल्स बनाने में संध्या और सीता गीता की मदद करने लगा, और वो सफलता को छूने लगा। एक दिन सीता गीता के चाचा ने उन्हें नूडल्स स्टॉल पर देख लिया। सीता, गीता, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा। मेरी बच्चियों, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? चाचा, हम चाची से मिले और दुख नहीं झेल सकती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। और चाचा, अब तो हमें माता पिता के रूप में अंकल आंटी भी मिल गए हैं। अब हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब यही हमारे लिए सब कुछ है। सीता गीता की ये बात सुनकर राजेश और संध्या उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर उन अनाथ बच्चियों को माता पिता के रूप में राजेश और संध्या जो मिल गए थे, और फिर